मूवी की शुरुआत भविष्य की दुनिया सन 2043 से होती है, जहां इंसानों ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग एआई बोट्स को बनाया होता है। एक दिन उन्हीं एआई बोट्स में से हार्लिन नाम का एक एआई बोट सभी एआई बोट्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से ओवरराइड कर देता है। हार्लिन दुनिया का सबसे पहला एआई टेररिस्ट होता है, जिसे एआई एक्सपर्ट बायल शेपर्ड की निगरानी में शेपर्ड रोबोटिक्स में डेवलप किया गया था। हार्लिन का पालन पोषण बायल शेपर्ड की 10 साल की बेटी एटलस के साथ हुआ था। हार्लिन को पृथ्वी पर इंसानों की जिंदगी सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन हार्लिन ने वायल के सभी बोट प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग थी। हार्लिन ने बैंगलोर में एआई कंट्रोल ड्रोन की आर्मी भेजकर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे इंसानों और एआई के बीच जंग शुरू हो जाती है। 10 दिनों के भीतर ही एआई बोट्स दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ लोगों को जान से मार देते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोलिनेशन ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाती है, जो दुनिया भर में एआई बोट्स का सफाया करने लगती है। धीरे धीरे आईसीएन पूरी दुनिया से एआई बोट्स को समाप्त करने लगती है, जिससे उन बोट्स का लीडर हार्लिन एक रॉकेट की मदद से पृथ्वी को छोड़कर भाग जाता है। हार्लिन पृथ्वी को छोड़ने से पहले इंसानों के लिए एक मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो बताता है कि जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वो पृथ्वी पर दोबारा आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूएसए में आईसीएन टीम एक बिल्डिंग के अंदर जाती है और स्कैनर का यूज करके वहां मौजूद इंसानों के बारे में जांच करती है। जब वे लोग वहां पर स्कैनर से जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां कास्का नाम का एक एआई बोट दिखाई देता है। इसके बाद जब वे लोग बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक कास्का उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। आईसीएन सोल्जर्स जब उस बोट को मारने के लिए फायरिंग करते हैं तो उसके ऊपर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। कुछ देर के बाद कास्का को आईसीएन सोल्जर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद कास्का बिल्डिंग से नीचे की तरफ कूद जाता है। जैसे ही कास्का नीचे पहुंचता है, तभी आईसीएन सोल्जर्स एक मशीन से उसे बिजली का झटका देकर पकड़ लेते हैं। अगली सुबह लॉस एंजलिस में बायल शेपर्ड की बेटी एटलस को दिखाया जाता है, जो अब बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है। एटलस अपने घर पे अकेली रहती है और अपने कंप्यूटर के एआई असिस्टेंट के साथ चेस खेलती है। एटलस को न्यूज देखने के दौरान पता चलता है कि आईसीएन ने कास्का को पकड़ लिया है, जो हार्लिन को पृथ्वी से भागने के बाद छोड़े गए स्लीपर सेल का हिस्सा होता है। क्योंकि एटलस आईसीएन के लिए काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट के रूप में काम करती थी, इसलिए वो तुरंत ही वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है, तभी उसे लेने के लिए आईसीएन का एक अफसर वहां पर पहले से ही खड़ा होता है। दूसरी तरफ आईसीएन के बेस पे कर्नल इलाज जनरल जैक से एटलस को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाने पर नाराजगी जाहिर करता है और बताता है कि एटलस अनस्टेबल और एंटी सोशल है। हालांकि जैक उसे बताता है कि केवल एटलस ही एक ऐसी है जिसको हार्लिन सबसे अच्छे से जानता है और कास्का से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का केवल यही एकमात्र मौका है। थोड़ी ही देर में बेस पे एटलस पहुंच जाती है और सिक्योरिटी स्कैनिंग से गुजरने के बाद जैक उसे इंटेरोगेशन रूम में छोड़ देता है। इंटेरोगेशन रूम में पहुंचने के बाद एटलस अपना फेवरेट चेस पीस टेबल के नीचे रख देती है और बॉक्स को खोलती है। बॉक्स के अंदर कास्का का सर होता है। जैसे ही कास्का का सर बॉक्स के बाहर आता है तो वो तुरंत ही एटलस को पहचान जाता है, लेकिन जब एटलस उससे हार्लिन के लोकेशन के बारे में पूछती है तो कास्का उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है। कास्का के मना करने पर एटलस उसके दिमाग में घुसने और हैकिंग करने के लिए उसके सर पर चेस पीस को लगा देती है, क्योंकि चेस पीस के अंदर मैग्नेट लगा होता है। एटलस कास्का को बताती है कि सीपीयू को मैग्नेट से तकलीफ होती है और मैं इसकी मदद से तुम्हें रीसेट करना चाहती थी। एटलस की बात सुनकर कास्का उसका मजाक उड़ाने लगता है और बताता है कि कोई भी उसे हैक नहीं कर सकता, लेकिन एटलस उसे बताती है कि उसे हार्लिन का लोकेशन मिल चुका है और वो उसे एक पेपर पे लिखने लगती है। कास्का जब ये सुनता है तो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसको हैक करना नामुमकिन था और वो सही भी था, क्योंकि एटलस ने केवल दिखावा किया था कि उसे हार्लिन का लोकेशन मिल चुका है, ताकि कास्का को लगे कि उसके कोड से एटलस ने हार्लिन को ढूंढ लिया है। इसके बाद कास्का तसल्ली के लिए अपने कोड को दोबारा चेक करता है, जिससे एटलस को हार्लिन का सही लोकेशन मिल जाता है। एटलस बताती है कि हार्लिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में GR39 नाम के ग्रह पे छिपा हुआ है, और जब ये बात कास्का को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एटलस को मारने के लिए अपने मुंह में छिपे सुरिकेन से हमला कर देता है। लेकिन एटलस को पहले से ही मालूम होता है कि कास्का कुछ ऐसा करने वाला है, इसलिए वो अपने चारों तरफ फोर्स फील्ड का एक शील्ड बना लेती है, जो उसे सुरिकेन के हमले से बचा लेता है। इसके बाद एटलस चेस पीस का यूज करके कास्का के सीपीयू को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और अपने सीनियर अफसर्स के साथ एक मीटिंग करती है। मीटिंग में जैक सभी अफसर्स को मिशन पर जाने की तैयारी करने को कहता है, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एटलस जैक से कहती है कि वो भी मिशन पे जाना चाहती है और हार्लिन को अपने आंखों से मरते हुए देखना चाहती है, लेकिन जैक उसे बताता है कि हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है और अब हम हार्लिन को मारना नहीं बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते हैं, ताकि एआई प्रोडक्शन कंपनी उसके सीपीयू के कोड को बैकट्रेस करके ये पता लगा सके कि उसने अपने प्रोग्रामिंग को कैसे बाईपास किया था।
जैक उसे बताता है कि वो मिशन पर कर्नल इलायस और 4th रेंजर बटालियन को भेजने वाला है। एटलस जैक से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वहां पर कर्नल इलायस आ जाता है और बताता है कि वो लोग हार्लिन के प्लानेट पर एक ग्राउंड का ऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन अभी उस प्लानेट का मुआयना नहीं हुआ है। एटलस जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि ऐसा करना बिल्कुल ही पागलपन है, क्योंकि हो सकता है कि हार्लिन के पास कोई प्लान हो और ऐसा करने पर कोई भी वहां से जिंदा बचकर नहीं आ पाएगा। एटलस की बात सुनने के बाद इलायस उसका मन बदलने के लिए अपने टीम के आर्क सूट को दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो कि एक बैटल रोबोट्स होते हैं और इन रोबोट्स में सोल्जर सवार हो सकते थे। उन रोबोट्स में से जोई नाम की एक रोबोट एटलस को कॉफी लाकर देती है और ये सब देखकर एटलस को बहुत हैरानी होती है। वो इलायस से इसके बारे में पूछती है, जिस पर इलायस उसे बताता है कि हमारे बीच हुई बातचीत को जानती है क्योंकि हम सिंक्ड हैं। तभी अचानक एटलस की नज़र इलायस के कान पर लगी हुई एक डिवाइस पे पड़ती है, जो कि एक न्यूरोलिंक होता है। न्यूरोलिंक की मदद से इंसान और सूट्स के एआई को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाता था और ये बात जब एटलस को पता चलती है तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि एआई को इंसान के दिमाग में घुसने देना ही इंसान और एआई के बीच वार का कारण बनी थी। इलायस बताता है कि जो न्यूरोलिंक एटलस की मां यानी कि बैल शेफर्ड ने बनाया था वो एआई के भविष्य का दरवाजा था और उन्होंने इंसानी दिमाग से एआई तक सिर्फ वन वे ट्रांसफर बनाया था, लेकिन मैंने उस सिंक डिवाइस को अपग्रेड करके वन वे ट्रांसफर के बजाय एक सेफ टू वे कनेक्शन में बदल दिया है, जो कि न केवल मेरे दिमाग के न्यूरल पाथवे को बढ़ाता है बल्कि मेरे रोबोट के भी न्यूरल पाथवे को बढ़ाता है। इलायस की बात सुनने के बाद एटलस बताती है कि अगर तुम लोग हार्लिन को पकड़ना चाहते हो तो मुझे भी मिशन पर लेकर जाना होगा। जैक एटलस को मिशन पर जाने से बहुत रोकता है, लेकिन अंत में जब इलायस जैक से उसे अपने साथ मिशन पर भेजने की रिक्वेस्ट करता है तो जैक उसे मिशन पर जाने की परमिशन दे देता है। एटलस को परमिशन मिलने के बाद सभी रेंजर्स एक स्पेसशिप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ निकल जाते हैं। सफर के दौरान एटलस अपनी माँ बेल और हार्लिन के साथ अपनी एक पिक्चर को देखती है और वो अपनी माँ के एक स्पीच का वीडियो भी देखती है, जिसमें एटलस की माँ बताती है कि एआई कोई भी चीज बहुत तेजी से सीख सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें इंसानों से जुड़ने की जरूरत होगी। एटलस की माँ बेल ने एआई को इंसानों से जुड़ने के लिए ही न्यूरल लिंक का इन्वेंशन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से इंसान और एआई एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आइसिन का स्पेसशिप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में प्रवेश करने वाला होता है, इसलिए कर्नल इलायस एटलस को ड्रॉप बे में ब्रीफिंग करने के लिए कॉल करता है और जब एटलस वहां पर पहुंचती है तो डिजिटल ब्रीफिंग के बजाय सभी को पेपर देती है, जिसे देख के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद एटलस सभी को उनके न्यूरल लिंक को निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि आर्क सूट को भी। एटलस की बात सुनने के बाद सभी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब इलायस अपने न्यूरल लिंक को निकालता है तो बाकी सभी भी उसे देखकर अपने न्यूरल लिंक को निकाल देते हैं। इसके बाद एटलस सभी को बताती है कि GR39 प्लैनेट पर जिस जगह वो लैंड करने वाले हैं वहाँ की हवा जहरीली है, इसलिए वे लोग अपने आर्क से बिना रेस्पिरेटर के नहीं निकल सकते और इस प्लैनेट के चांद इसके इतने करीब हैं कि हमें ज्यादा ग्रेविटी, इलेक्ट्रॉनिक तूफान और भूकंप का भी सामना करना पड़ सकता है। एटलस बताती है कि ये प्लैनेट अनस्टेबल और इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है और इन्हीं कारणों की वजह से हार्लिन ने इस प्लैनेट को चुना है, क्योंकि इस प्लैनेट पे उसके बचने का चांस हमसे ज्यादा है। इसके बाद वो सभी को बताती है कि उन्हें किसी भी एआई पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हार्लिन ने न्यूरल लिंक जैसी चीज इंसानियत को मिटाने के लिए रीप्रोग्राम किया है। इससे पहले कि एटलस कुछ और बताती कि उससे पहले ही इलायस उसे रोक देता है और अपने टीम को लैंडिंग के लिए तैयार होने को कहता है। कुछ देर बाद जब सभी लोग लैंडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं तो एटलस इलायस के पास जाती है और उसे वार्न करती है कि हो सकता है कि हार्लिन हमें वहां फंसाने के लिए कोई ट्रैप बिछाया हो, लेकिन इलायस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसे अपने टीम पर पूरा भरोसा होता है। इसके बाद जैसे ही रेंजर्स अपने आर्क सूट में चढ़ने लगते हैं तभी अचानक एक अलार्म बजता है और उनके स्पेसशिप को हार्लिन के रोबोट्स हमला करके ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से पूरी स्पेसशिप में आग लग जाती है और ज्यादातर सूट डैमेज हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि और भी मिसाइलें हमला करने के लिए इनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही हैं। ये सब देखकर इलायस जिंदा बचे सभी रेंजर्स को स्पेसशिप से अपने आर्क सूट में बैठकर कूदने के लिए कहता है और बताता है कि सभी लोग यहाँ से निकलने के बाद प्लैनेट के ड्रॉप पॉइंट पर मिलेंगे। इस हमले के बाद एटलस स्पेसशिप में एक जगह पर लटकी हुई होती है, जिसे इलायस पकड़कर एक आर्क सूट में डाल देता है, लेकिन एटलस उसे बताती है कि उसे इस सूट को ऑपरेट करना नहीं आता है, जिस पर इलायस उसे बताता है कि तुम खुद ब खुद इसे चलाना सीख जाओगी। इलायस उसे कुछ और बता पाता कि उससे पहले एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एटलस अपने सूट के साथ स्पेसशिप से नीचे गिर जाती है। जैसे ही एटलस नीचे गिरने लगती है तभी स्पेसशिप पूरी तरह से टूट जाता है और उसके कुछ टुकड़े एटलस के आर्क सूट से आकर टकराने लगते हैं।
इसके बाद जब वो प्लानिट के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उनके रेंजर्स हार्लिन के ड्रोन से लड़ रहे हैं और वो लोग कुछ ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हार्लिन के ड्रोन्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग रेंजर्स के ऊपर आसानी से काबू पा लेते हैं। इधर एटलस का सूट और भी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है और जल्द ही एक वार्निंग के साथ अलार्म बजने लगता है। तभी एक सूट तलवार के साथ आता है और कुछ ड्रोन्स को मार के नीचे गिरा देता है, क्योंकि ये सूट रेंजर्स के साथ मिलकर काम करते थे। हालांकि उनके ऊपर जल्द ही हार्लिन के ड्रोन काबू पा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद स्पेस शिप नीचे गिरने लगता है और लगभग एटलस के सूट से टकराने ही वाला होता है कि तभी एक रेंजर्स उसे पकड़ लेती है और स्पेस शिप के आगे से हटा देती है। वो रेंजर एटलस के सूट को एक वायर से अपने पास खींच लेती है और अपने सूट के साथ जोड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। तभी इलायस एटलस के सूट के स्क्रीन पे दिखाई देता है और बताता है कि उसे नीचे गिरने से बचने के लिए सूट के एआई के साथ न्यूरो सिंक करना होगा, जिससे उसका सूट स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन एटलस न्यूरो सिंक करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे एआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कुछ ही देर बाद उसकी हेल्प करने वाले रेंजर्स के ऊपर हमला हो जाता है, जिससे एटलस का सूट और भी तेजी से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते समय एटलस का सूट उसे फायर थ्रस्टर्स एक्टिवेट करने का वार्निंग देता है, क्योंकि अगर सूट का फायर थ्रस्टर्स एक्टिवेट नहीं होगा तो वो जमीन पर बहुत ही तेजी से टकरा जाएगी। एटलस जब ये सुनती है तो फायर थ्रस्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसका सूट जमीन पर आराम से गिरता है। लेकिन झटका लगने की वजह से एटलस जख्मी हो जाती है। इसके बाद एटलस मदद मांगने के लिए अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। अब एटलस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है, इसलिए वो सूट की एआई को एक्टिवेट कर देती है। सूट का एआई एक्टिवेट होने के बाद वो एटलस को बताता है कि उसका नाम स्मिथ है और वो एटलस को अपना यूजर मैनुअल समझाने लगता है। एटलस बहुत ही परेशान होती है, इसलिए वो स्मिथ को इन सब चीजों को बाईपास करके रेस्क्यू पार्ट को ढूंढने के लिए कहती है। स्मिथ अपने स्कैनर का यूज करके 98 किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पार्ट को ढूंढता है, जिसके बाद एटलस उसे उस जगह पर जितना जल्दी हो सके ले जाने के लिए कहती है। एटलस की बात सुनने के बाद स्मिथ सूट के थ्रस्टर्स को ऑन कर देता है, लेकिन एटलस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। एटलस उसे बताती है कि अगर वो लोग वहां पर कूदते हुए जाएंगे तो हार्लिन के ड्रोन उन्हें देख लेंगे और बड़े ही आसानी से उन्हें मार देंगे। एटलस उसे बताती है कि अगर हमें उनसे बचना है तो वहां तक हमें चलकर जाना होगा। स्मिथ जब ये सुनता है तो ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है कि उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपने रेंजर्स को बचाना है। वो बताता है कि उसके फ्यूजन बैटरी को नुकसान पहुंचा है, जिससे उसके पास केवल 22 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद उसका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। स्मिथ बताता है कि सिस्टम शट डाउन होने की वजह से ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी और दम घुटने की वजह से वो मारी जाएगी। एटलस ये सब सुनने के बाद भी अपनी बात पर कायम रहती है और पॉड की तरफ बढ़ने के लिए स्मिथ के प्रोटोकॉल को ओवरराइड कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। पॉड की तरफ जाते समय स्मिथ एटलस के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस अभी भी एआई के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी। एटलस स्मिथ से उसके पास मौजूद हथियारों के बारे में पूछती है, जिस पर स्मिथ उसे बताता है कि अगर वो उसके साथ न्यूरल लिंक को सिंक करती है तो हथियारों की लिस्ट को सीधे उसके दिमाग में डाउनलोड कर सकता है। लेकिन एटलस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे मैनुअल दिखाने के लिए बोलती है। स्मिथ उसे बताता है कि उसके पास सोल्डर कैनन, राइफल्स, मिसाइल्स, थर्मल माइंस, एनर्जी शील्ड, प्लाज्मा ब्लेड्स और एक सिंगल आयन बॉम्ब भी है, जिसे अगर लड़ाई खतरनाक मोड़ ले ले तो यूज कर सकते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग रेंजर्स ड्रॉप पॉइंट के पास पहुंचते हैं और सभी रेंजर्स के गिरे हुए सूट को ढूंढते हैं। स्मिथ अपने स्कैनर का यूज करके वहां जिंदा बचे रेंजर्स को ढूंढता है, लेकिन सूट के ऊपर बने बुलेट्स होल को देखकर उन्हें पता चलता है कि रेंजर्स नीचे गिरने की वजह से नहीं मारे गए, बल्कि हार्लिन उन्हें मारने के लिए पहले से ही यहाँ उनका इंतजार कर रहा था। ये सब देखने के बाद एटलस बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए स्मिथ उसे कुछ क्लासिकल म्यूजिक सुनाकर शांत करता है। इसके बाद वे दोनों मरे हुए रेंजर्स का टैग इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक सूट को मिस कर दिया है और जब वे लोग जाकर उस सूट को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सूट इलायस का है, लेकिन उस सूट के अंदर उसकी बॉडी मौजूद नहीं थी। ठीक उसी समय उन्हें आसपास कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है और जब स्मिथ वहां मौजूद एक सोल्जर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कास्का है। कास्का को दोबारा देखकर एटलस बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसने पृथ्वी पर कास्का को पहले ही मार दिया था, लेकिन हार्लिन ने यहाँ पर कास्का का एक और कॉपी बनाया था, यानी कि हार्लिन कास्का की तरह एक पूरी आर्मी बना सकता था। ठीक उसी समय स्मिथ ये पता लगा लेता है कि आसपास और भी बॉट्स हैं, इसलिए वो एटलस से कहता है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अचानक हार्लिन के बॉट इन्हें देख लेते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये सब देखकर एटलस स्मिथ को वहां से भागने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वे लोग इतने सारे बॉट्स के सामने टिक पाएंगे। स्मिथ जब भाग रहा होता है तो एटलस से एक बार फिर से न्यूरल लिंक को सिंक करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी एटलस मना कर देती है और स्मिथ से बॉट्स के ऊपर मिसाइल छोड़ने को कहती है।
हालांकि बार्स के ऊपर केवल मिसाइल छोड़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए वे लोग उनसे बचने के लिए भागते ही रहते हैं। वे लोग भागते भागते एक एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म के अंदर फंस जाते हैं और उनका सूट कुछ देर तक उस स्टॉर्म में घूमता रहता है। कुछ देर के बाद वे लोग स्टॉर्म से निकलकर एक चट्टान से टकरा जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से हार्लिन के बोट्स घेर लेते हैं। एटलस को लगता है कि अब वे लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो स्मिथ से आयरन बॉम्ब को फायर करने के लिए कहती है। स्मिथ एटलस को वार्निंग देता है, लेकिन एटलस उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और आयरन बम को फायर करवा देती है। बम ब्लास्ट होने की वजह से सभी बॉट्स और आसपास की चीजें तबाह हो जाती हैं, लेकिन कास्का अपने थ्रस्टर्स की बदौलत खुद को बचा लेता है और फिर से एटलस को शूट करने वाला होता है। ठीक उसी समय जमीन हिलने लगता है और स्मिथ एटलस को बताता है कि मैं वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था कि आयरन बम से जमीन फट सकती है। तभी अचानक कास्का के साथ साथ उसका सूट भी नीचे खाई में गिर जाता है। चट्टानों के नीचे बहुत लुढ़कने के बाद सूट एक जगह पर जाकर रुकता है, जहां एटलस को पता चलता है कि उसका एक पैर टूट चुका है। इसमें तुरंत ही उसके पैर का इलाज करना शुरू कर देता है, जिससे एटलस दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। स्मिथ उसके घाव को एक छोटी मेटल प्लेट से कवर कर देता है और खाने के लिए एक मिल्क क्यूब देता है, जो उसके ठीक होने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद एटलस सूट के स्टोरेज को खोलकर मरे हुए रेंजर्स के बैच को देखती है और स्मिथ से पूछती है क्या अभी भी इलाज जिंदा बचा होगा। स्मिथ बताता है कि बिना आर्क सूट के इलाज के बचने का चांस 0.13% है और हम लोगों के भी बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर हम सिंक्रोनाइजेशन कर लें तो 100% सिंक होने पर हम दोनों एक हो जाएंगे। वो बताता है कि तुम्हारा एनालाइज करने वाला दिमाग और मेरा लड़ने और डाटा ढूंढने की क्षमता जुट जाएगी और यही हमारी संभावनाओं को बढ़ाने और हमारे जिंदा रहने का इकलौता रास्ता है। ये सब सुनने के बाद एटलस न चाहते हुए भी न्यूरोलिंक डिवाइस को उठा लेती है और सिंक करने के लिए तैयार हो जाती है। एटलस सिंक करने से पहले स्मिथ से एक शर्त रखती है कि उसे केवल अपने मिशन पर ध्यान रखना है, न कि उसकी पर्सनल मेमोरी में घुसना है। एटलस की बात सुनने के बाद स्मिथ उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद एटलस सिंक करने के लिए डिवाइस को अपने कान के ऊपर लगा लेती है और स्मिथ सिंक्रोनाइजेशन को शुरू कर देता है। इसी बीच कास्का दबे हुए मलबे से बाहर आता है और हार्लिन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने सभी को मार दिया है, लेकिन एक रेंजर बचकर भाग गई है, जो कोई और नहीं बल्कि एटलस है। हार्लिन कास्का से उसे ढूंढने के लिए कहता है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हार्लिन ने इलाज को पकड़ लिया था, जो कि अभी भी जिंदा है और अब वो उसे पृथ्वी के प्रोटेक्टिव फील्ड के पासवर्ड को जानने के लिए बहुत टार्चर कर रहा है। उधर दूसरी तरफ स्मिथ एटलस के साथ सिंक करने में फेल हो जाता है। स्मिथ एटलस को बताता है कि सिंक्रोनाइजेशन फेल होने का मुख्य कारण एटलस स्वयं है, क्योंकि वो एआई पे भरोसा नहीं करती है। स्मिथ फिर से ट्यूटोरियल को दोहराने का फैसला करता है, जो एक बॉन्ड बनाने के लिए एटलस से पूछता है कि तुम्हें पाई पसंद है या केक पसंद है। स्मिथ एटलस से उसके और हार्लिन के रिश्ते के बारे में पूछता है, ताकि वो एटलस के बारे में आसानी से बॉन्ड बना सके। इसके बाद एटलस अपने बचपन की यादों को फिर से याद करती है, जिसमें हार्लिन के साथ चेस खेलना और हार्लिन के द्वारा उसकी मां बैल सेपरेट को मारने की प्लानिंग शामिल होती है। एटलस स्मिथ को बताती है कि हार्लिन को उसकी मां बैल सेपरेट ने बनाया था और वो उस पर भरोसा करती थी। स्मिथ एटलस की फीलिंग को समझता है और 40% सिंक स्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है। अब एटलस के पास स्मिथ के सिस्टम को कंट्रोल करने का एक्सेस होता है और वो कंट्रोल को अपने चारों तरफ फ्लोटिंग करते हुए देख सकती थी। एक स्कैन के जरिए एटलस को पता चलता है कि वे लोग सरफेस से 498 फीट नीचे हैं और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए भूमिगत गुफा से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हार्लिन के बोट्स उन्हें मार देंगे। इसके बाद वे लोग थ्रस्टर का यूज करके पास में ही मौजूद एक दूसरी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि स्मिथ के पास अब केवल 14 घंटे की बैटरी बची हुई है, लेकिन रेस्क्यू पॉड अभी भी 37 किलोमीटर दूर है। इसलिए उन्हें हार्लिन के सोल्जर से बचने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद एटलस को एक आइडिया आता है और वो स्मिथ को उस आइडिया पे काम करने के लिए मना लेती है। उधर इनका सिंक्रोनाइजेशन भी 60% तक पूरा हो जाता है और हथियार भी ऑनलाइन आ जाते हैं। जल्द ही वे लोग गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन वे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि कास्का उन्हें दूर से ड्रोन की मदद से देख रहा है। कुछ दूर जाने के बाद एटलस वहां मौजूद कुछ चमकते हुए फूलों को देखकर फैसिनेट हो जाती है। इसके बाद स्मिथ उसे बताता है कि जिया 39 पे आने वाली वो पहली इंसान है। स्मिथ एटलस से उस फूल का नाम रखने के लिए कहता है, क्योंकि एटलस ने ही उस पौधे को खोज निकाला था। एटलस बिना कुछ सोचे समझे उस पौधे को प्लांटी कहकर बुलाती है, जिसके बाद स्मिथ उस पौधे का प्लांटी नाम से जियोलोकेटर लगा देता है। ठीक उसी समय स्मिथ को कास्का के करीब आने का पता चलता है और कास्का एटलस के जाल में फंस जाता है, क्योंकि एटलस ने उस जगह पर कुछ मोशन सेंसर और थर्मल माइंस बिछाए थे, जो कास्का के करीब आते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट होने से शाक वेग की वजह से पूरी एरिया में धूल और चट्टानें गिरने लगती हैं, लेकिन स्मिथ उन सभी से बचा रहता है।
इन दोनों को लगता है कि उन्होंने कास्का को मार दिया है, लेकिन एटलस तसल्ली के लिए उसके बॉडी को देखने के लिए जाती है। तभी अचानक कास्का स्मिथ के ट्रांसमिशन को हैक करके उससे अपने पास आने के लिए कहता है। इसके बाद एटलस कास्का को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कास्का का सिर दिखाई देता है। एटलस कास्का के सिर को उठाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद एटलस कास्का के सिर में लगे 60 रेंज ट्रांसमिशन से पता लगा लेती है कि हार्लिन यहीं कहीं आसपास में है। एटलस स्मिथ की मदद से मैक पर हार्लिन के ठिकाने के बारे में पता करती है और रेस्क्यू पॉड तक पहुंचने से पहले अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के लिए जियो टैग करने के लिए कहती है, ताकि वे लोग हार्लिन के ठिकाने के ऊपर हमला कर सकें। स्मिथ जब यह सुनता है तो एटलस को बताता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें हार्लिन के ठिकाने पर न जाकर रेस्क्यू पॉड पे जाना चाहिए। स्मिथ की बात सुनने के बाद एटलस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और पैदल जाने के लिए रेस्पिरेटर को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्मिथ न्यूरोलिंक की मदद से उसके मोटर कंट्रोल को ब्लॉक कर देता है, जिससे एटलस को अपनी माँ बैल सेपेट के मौत की कुछ यादें दिखाई देती हैं। स्मिथ के इस व्यवहार से एटलस बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद स्मिथ एटलस से पूछता है कि तुम हार्लिन के लिए खुद को दोषी क्यों मानती हो। एटलस स्मिथ की बात को बीच में ही रोकते हुए बताती है कि अगर हमने हार्लिन के बेस को आज ही टैग नहीं किया तो जिन लोगों को हार्लिन ने मारा है उन सभी रेंजर्स का शहीद होना बेकार हो जाएगा। कुछ देर तक स्मिथ को समझाने के बाद वो हार्लिन के बेस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेस पर जाते समय स्मिथ और एटलस आपस में बातचीत करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग हार्लिन के बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे लोग हार्लिन के बेस को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि 28 सालों से हार्लिन वहां पर छिपकर पता नहीं कहां से हथियार चुराता और इकट्ठा करता आ रहा था। इसके बाद स्मिथ बेस को टैग करने के लिए एक होमिंग बीकन को जमीन में गाड़ देता है और एटलस से वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एटलस नोटिस करती है कि हार्लिन के पास उसके रेंजर्स का स्पेसशिप और हथियार है। इसके बाद एटलस स्मिथ से थोड़ा और करीब जाकर देखने के लिए कहती है और जैसे ही स्मिथ बेस के और करीब पहुंचता है तभी अचानक स्मिथ हैक होने लगता है, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। हार्लिन के बोट्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है, इसलिए वो लोग इन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। उन्हें पास में आता देखकर एटलस स्मिथ को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तभी उसका सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर एटलस बहुत ही घबरा जाती है। तभी अचानक एक नया कास्का उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। इसी बीच पृथ्वी पर एक सोल्जर आइसन के जनरल जैक को एटलस द्वारा भेजा गया ट्रांसमिशन मैसेज सुनाती है, जिसे सुनकर जनरल थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि स्पेसशिप को ऑर्डर दिया गया था कि 32 घंटों तक कोई भी कम्युनिकेट ना करे, तो फिर उससे कोई भी मैसेज आया ही कैसे। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने स्पेसशिप कंट्रोल को खो दिया है, क्योंकि अगर स्पेसशिप क्रैश हुआ होता तो कार्बन वारहेड की वजह से हार्लिन का आधा ग्रह तबाह हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि हार्लिन अब उस वारहेड से पृथ्वी को आधा तबाह कर सकता है। जनरल उस सोल्जर से हर फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए कहता है, ताकि अगर एटलस के स्पेसशिप का कोई भी मैसेज आए तो उन्हें पता चल सके। इसके बाद जनरल उस सोल्जर से सभी फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोटोकॉल के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ हम एटलस को हार्लिन के बेस में जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं, जहां पास में ही स्मिथ भी जमीन पर पड़ा होता है। एटलस स्मिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्मिथ कोई भी जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर हार्लिन आता है और वो एटलस से कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगी। हार्लिन बताता है कि वो एटलस की माँ को बहुत प्यार करता था और वो उन्हें हर दिन याद करता है। एटलस जब ये सुनती है तो वो हार्लिन से कहती है कि तुम कुछ भी नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ एक वायर और कोड से बने रोबोट हो। हार्लिन बताता है कि मैं उनसे प्यार करता था और तुमसे भी। वो बताता है कि वो अब भी उनसे प्यार करता है, लेकिन वो ये बात कभी भी समझ नहीं पाएगी। एटलस जब ये सुनती है तो वो हार्लिन से कहती है कि अगर तुम मुझसे अभी प्यार करते हो तो उस स्पेसशिप को कभी भी लॉन्च मत करना। जिस पर हार्लिन कहता है कि मैंने कोई और रास्ता ढूंढते ढूंढते सालों लगा दिए, लेकिन इंसान अब भी हर प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और अपने खुद की ग्रह के लिए भी। वो बताता है कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसान खुद को तबाह कर देंगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वो बताता है कि उसकी माँ बेल सेपेट एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती थी, इसलिए शायद उन्होंने उसे इंसानियत की रक्षा करने के लिए बनाया था। इसलिए मैं पृथ्वी की ज्यादातर आबादी को खत्म कर दूंगा और फिर एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा, जो अपने आसपास की दुनिया के साथ घुल मिल कर रहेंगे और उनकी देखरेख उनके अपने एआई साथी करेंगे, क्योंकि हम सभी एआई इंसानों से कहीं बेहतर हैं। इसके बाद हार्लिन ये खुलासा करता है कि उसने ही एटलस को यहाँ पर लाने के लिए कास्का को पृथ्वी पर पकड़वाया था, ताकि एटलस उससे सवाल करने जाए और हार्लिन के ठिकाने का पता करके अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ सके। एटलस अब ये समझ चुकी होती है कि हार्लिन को उसके साथ उसका स्पेसशिप और कार्बन वारहेड चाहिए था, ताकि एटलस द्वारा बनाई गई पृथ्वी के डिफेंसिव सिस्टम को वो आसानी से तोड़ सके, क्योंकि पृथ्वी के डिफेंसिव सिस्टम को तोड़ने के लिए सही क्लियरेंस कोड वाले आइसन जहाजों के अलावा कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था।
हालांकि वो क्लियरेंस कोड एटलस के दिमाग में होता है, इसलिए हार्लिन उसके कोड को निकालने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वो एटलस को ले जाकर इलाज के बगल वाले टेबल पर बांध देता है और बताता है कि उसे पृथ्वी के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए 2 क्लियरेंस कोड की जरूरत है, जिसमें से एक कोड उसने पहले ही इलाज से कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हार्लिन एक स्पेशल डिवाइस को एटलस की आंख में चुभाकर उसके दिमाग तक पहुंच जाता है और दूसरा कोड भी कलेक्ट कर लेता है। कोड कलेक्ट करने के बाद हार्लिन एटलस को बताता है कि उसके रेस्पिरेटर में केवल 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। वहां से जाने के पहले हार्लिन एटलस का मजाक उड़ाता है और उसके हाथ में उसका चेस्टपीस रख देता है। हार्लिन के वहां से जाने के बाद हमें पता चलता है कि इलाज अभी जिंदा है, जो एटलस से उसकी बात ना मानने के लिए उससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद जब इलाज को पता चलता है कि एटलस का सूट वहीं कहीं पास में ही है, तो वो उसे स्मिथ से कांटेक्ट करने के लिए अपना न्यूरल लिंक दे देता है। एटलस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके स्मिथ से कांटेक्ट करने में सफल हो जाती है, लेकिन स्मिथ उसे बताता है कि मैं इस समय तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन अगर हम 100% सिंक हो जाएं तो तुम मुझे आजाद कर सकती हो। एटलस जब ये सुनती है तो बहुत ही घबरा जाती है और बताती है कि वो एआई से इतना क्यों डरती है। वो बताती है कि उसकी गलती की वजह से ही हार्लिन ने प्रोग्रामिंग को ओवरराइड किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब एटलस छोटी थी तो उसने हार्लिन से बहुत जलन होती थी, क्योंकि उसकी माँ बैल शेपर्ड उससे ज्यादा हार्लिन पर ध्यान देती थी। इसलिए एटलस ने भी हार्लिन की तरह स्मार्ट बनने के लिए हार्लिन से उसे सिखाने के लिए कहा, ताकि उसकी माँ उसे भी हार्लिन की तरह पसंद करे। एटलस बताती है कि हार्लिन न्यूरल लिंक को अल्टर करके उसे 2 तरफा बना सकता था, लेकिन माँ उसे ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देती। एटलस बताती है कि मैंने हार्लिन से लिंक को बदलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद उसने कहा कि मुझे इसे ओवरराइड करने और बदले में एक इंसान को सिखाने के लिए एक इंसानी आदेश की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेरे आदेश की। हार्लिन की बात सुनकर एटलस उसके झांसे में आ जाती है और न्यूरल लिंक को सिंक करने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि एटलस को पता होता है कि सिंक करने से काफी दर्द हो सकता है, इसलिए हार्लिन एटलस को उसका फेवरेट चेस पीस मुट्ठी में रखने के लिए कहता है, क्योंकि एटलस को चेस खेलना हार्लिन ने ही सिखाया था। इसके बाद जैसे ही एटलस लिंक को लगाती है, हार्लिन उसके दिमाग में पहुंच जाता है और वो भविष्य में होने वाले दुनिया की भयानक स्थिति को देख लेता है। कुछ देर बाद वहां पर एटलस की माँ बैल शेपर्ड आ जाती है और एटलस के कान से न्यूरल लिंक को निकालकर अपने कान पे लगा लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हार्लिन न्यूरल लिंक के माध्यम से बैल शेपर्ड के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उसे एक बंदूक उठाने के लिए मजबूर कर देता है। बैल शेपर्ड वहां से एटलस को भागने के लिए कहती है और जैसे ही एटलस वहां से भागकर बाहर पहुंचती है, तभी गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि हार्लिन ने एटलस की मां को मार दिया था। एटलस पिछले 28 वर्षों से 30 लाख लोगों को और अपनी मां के मरने का कारण खुद को मान रही थी, लेकिन स्मिथ उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे ये सब भूल कर उस पर भरोसा करना होगा ताकि वे लोग 100% सिंक हो सके। स्मिथ की बात सुनकर एटलस 100% सिंक करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही 100% सिंक कंप्लीट होता है, तभी एटलस के रेस्पिरेटर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक उसी समय स्मिथ दीवार को तोड़कर वहां पर आ जाता है और दोनों को आजाद कर देता है। स्मिथ बताता है कि उसके पास बैटरी कम है और हार्लिन कुछ ही मिनटों में हथियार लॉन्च करने वाला है। स्मिथ बताता है कि हार्लिन ने उसके सारे हथियार को निकाल दिया है, केवल एक गोली को छोड़कर, जो कि उसके चेस्ट कैनन में है। वो बताता है कि ये फीचर मैनुअल में नहीं है, इसलिए हार्लिन को इसके बारे में नहीं पता चल पाया। वहाँ आसपास ढेर सारे हथियार मौजूद होते हैं, जिनसे स्मिथ खुद को अपग्रेड करता है। तभी कास्का बोर्ड्स की एक टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। एटलस और स्मिथ उनसे लड़ने लगते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोर्ड्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि वे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक उसी समय इलाज एक हथियार के साथ वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पड़े लिक्विड थर्माइट और रॉकेट फ्यूल के बैरल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा बेस तबाह हो जाता है। एटलस और स्मिथ वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाहर मौजूद सभी बोट्स को मारने लगते हैं। वे लोग लॉन्च होने वाले जहाज के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी हार्लिन एक रॉकेट लॉन्चर के साथ वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। स्मिथ और एटलस उनके हमले से बचते हैं और जहाज को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जहाज कार्बन वारहेड के साथ लॉन्च हो रहा था, इसलिए एटलस उस जहाज को मार गिराना चाहती थी। स्मिथ उसे बताता है कि अगर उसने जहाज को नीचे गिरा दिया तो उसके साथ कार्बन वारहेड भी ब्लास्ट हो जाएगा और वो लोग भी मारे जाएंगे। हालांकि एटलस को लगता था कि स्मिथ वारहेड को हैक करके उसे डिसेबल कर सकता है, लेकिन स्मिथ उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए 5 फायरवॉल को तोड़ना होगा, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। एटलस को स्मिथ के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो फायरवॉल को आसानी से तोड़ देगा। उधर हार्लिन उनके ऊपर लगातार फायरिंग करते रहता है, लेकिन वो किसी तरह से उसके हमले से बचते रहते हैं। ठीक उसी समय उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप लॉन्च हो चुका है, इसलिए अब एटलस उस स्पेसशिप को नीचे गिराने के लिए उस पर फायरिंग करने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ उसे ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि अगर गलती से भी गोली कार्बन वारहेड को लग जाती है तो सब कुछ आग की लपटों में घिर जाएगा और वो दोनों भी मारे जाएंगे।
इसके बाद एटलस स्मिथ से मिसाइल को हैक करके वॉरहेड को नाकाम करने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ उससे बताता है कि ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। एटलस जब ये सुनती है तो वो पास में ही पड़े एक मिसाइल लॉन्चर से स्पेसशिप पे हमला कर देती है और कुछ ही देर के बाद स्पेसशिप ब्लास्ट होकर नीचे गिरने लगता है। एटलस जब ये देखती है तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि स्पेसशिप में गोली लगने से पहले ही स्मिथ मिसाइल को हैक करने में कामयाब हो जाता है। स्पेसशिप ब्लास्ट होने की वजह से उसका पूरा मलबा बेस पे गिरने लगता है, जिसकी वजह से एटलस और स्मिथ वहां से भागने लगते हैं। हार्लिन उनका पीछा करता है और उनसे लड़ने के लिए एक तलवार को निकालता है। हार्लिन उस तलवार से स्मिथ के एक हाथ को काट देता है, जिससे स्मिथ का हाथ लावा के अंदर गिर जाता है। इसके बाद हार्लिन स्मिथ के सूट पर चढ़ जाता है और एटलस को मारने के लिए अपने तलवार को सूट के अंदर घुसाने लगता है। सूट में छेद होने की वजह से एटलस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो स्मिथ के पास बचे आखिरी रेस्पिरेटर को भी यूज करने के लिए निकाल लेती है। इसके बाद हार्लिन स्मिथ पर हमला करने के लिए अपने तलवार को एक चाबुक के रूप में बदल लेता है, जिसके बाद स्मिथ उसके पैटर्न को बारीकी से समझता है और उसके आखिरी हमले को पकड़ लेता है। स्मिथ हार्लिन को अपने सूट की तरफ खींचता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। स्मिथ उसके हाथ को काट कर अलग कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सिर को कुचलने वाले होते हैं तभी हार्लिन अपने कटे हुए हाथ को वापस जोड़ लेता है और सूट के ऊपर चढ़कर स्मिथ के रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। स्मिथ के रिएक्टर में हमला होने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और एटलस बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्मिथ एटलस को होश में लाने के लिए डेफिब्रिलेटर को एक्टिवेट कर देता है, ताकि एटलस को शॉक देकर होश में लाया जा सके। ठीक उसी समय स्मिथ देखता है कि हार्लिन फिर से हमला करने के लिए उसके करीब आ चुका है, इसलिए स्मिथ हार्लिन को दूर करने के लिए अपने चेस्ट कैनन में बची हुई आखिरी गोली चला देता है। गोली लगने की वजह से हार्लिन दूर जाकर गिरता है और स्मिथ एटलस को अपने सूट से बाहर निकाल देता है, ताकि उसे शॉक देकर होश में ला सके। इसके बाद हार्लिन सूट के ऊपर चढ़ जाता है और स्मिथ के रिएक्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हार्लिन एटलस को जब नीचे देखता है तो वो वहां पर नहीं होती है, उसके जगह पर वहां केवल एटलस का फेवरेट चेस पीस होता है। जैसे ही हार्लिन पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है तभी पीछे से एटलस उसके सिर पे हमला कर देती है, जिससे हार्लिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। हार्लिन अभी भी चल सकता था, इसलिए एटलस उसके पास जाती है और उसके सिर से उसके सीपीयू को निकाल लेती है, जिससे हार्लिन डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद स्मिथ एटलस को बताता है कि उसे न्यूरल लिंक को बंद करना होगा, ताकि बची हुई ऑक्सीजन को वो एटलस के मास्क में ट्रांसफर कर सके। एटलस जब ये सुनती है तो बहुत दुखी होती है और वो स्मिथ से कहती है कि वो यहाँ से उसके बगैर नहीं जाना चाहती है। इसके बाद एटलस स्मिथ के ट्यूटोरियल के सवालों को जवाब देने लगती है और कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। एटलस की बातों को सुनने के बाद स्मिथ बहुत खुश होता है और उसे एक लॉलीपॉप देकर शट डाउन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है और पृथ्वी से आईसीएन की टीम वहाँ पर उन्हें लेने के लिए आ जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम एटलस को पृथ्वी पर देखते हैं, जो अब सिंथेटिक घुटनों की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो चेस नहीं खेलती है। उसके घर के बाहर उसे मिलने के लिए आईसीएन का जनरल जैक आता है, जो उसे स्मिथ द्वारा GR-39 पे कलेक्ट किए गए प्लांट को देता है। जैक उसे बताता है कि इस पौधे को खोजने वाले ने इसका नाम प्लांट ही रखा है। इसके बाद एटलस वापस अपने काम पे चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि अब वो एक रेंजर भी है। एटलस को एक नए आर्क सूट को दिखाया जाता है और जब एटलस उस सूट को टेस्ट करने के लिए उसके अंदर बैठती है तो उसे पता चलता है कि आईसीएन ने स्मिथ के डिस्क को बचाकर इस आर्क सूट में इंस्टॉल कर दिया है। स्मिथ को दोबारा देखकर एटलस बहुत खुश होती है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।